नमस्कार। मैं डॉक्टर दिनेश चारण एमए उत्तरार्ध हिंदी साहित्य के प्रयोजनमूलक हिंदी विषय में आप सभी का स्वागत करता हूं। प्रयोजनमूलक हिंदी में हम पढ़ रहे हैं जनसंचार माध्यम। जनसंचार वे माध्यम हैं जो एक बात को किसी और तक पहुंचाते हैं। जनसंचार लोगों के बीच में संचार करने के लिए, लोगों तक बात पहुंचाने के लिए किन किन माध्यमों की ज़रूरत पड़ती है, यह इसमें आता है। जनसंचार का सबसे पुराना माध्यम प्रेस रहा है, जो आज अपने आदिकाल की अपेक्षा कहीं अधिक व्यापक, प्रभावशाली और सक्रिय जनसंचार का माध्यम है। वैज्ञानिक एवं तकनीकी क्रांति ने अन्य संचार माध्यमों की भांति प्रेस को भी एक नया रूप दिया है और विराट क्षमता प्रदान की है। प्रेस अर्थात दैनिक एवं सावधिक पत्र पत्रिकाएं समाचारों से लेकर विचारों तक की सूचनाओं तथा उनके विश्लेषण का संप्रेषण करते हैं। उनका स्वरूप अब स्थानीय से बढ़कर अंतर्राष्ट्रीय बन गया है तथा उनमें स्थानीय से लेकर विश्व भर की जानकारी तो प्रकाशित होती ही है। इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत, सामाजिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जीवन और जगत का कोई भी विषय उनके लिए अछूता नहीं रहा है, भले ही वह साहित्य हो या फिर कला, विज्ञान या अध्यात्म विद्या हो। जनसंचार का दूसरा माध्यम रेडियो और तीसरा टेलीविज़न और फिल्म है। रेडियो की पहुंच, गति और प्रभावशीलता का क्षेत्र प्रेस की अपेक्षा अधिक व्यापक है तथा टेलीविज़न का क्षेत्र प्रेस और रेडियो दोनों की अपेक्षा अधिक व्यापक, रोचक और आकर्षक है। जनसंचार माध्यमों की पहुंच और उनकी शक्ति का सही आकलन किया जाए तो निश्चित रूप से ऐसा प्रतीत होगा कि एक देश ही नहीं, समूचा विश्व जनसंचार माध्यमों की मुट्ठी में कैद है। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका को लें, वहाँ 90% घरों में कोई न कोई समाचार पत्र पहुँचता है, जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों, दर्जनों विचारपरक लेखों और सैकड़ों विज्ञापनों से भरा होता है। इस प्रकार सवेरे चाय की मेज़ पर ही एक समाचार पत्र घर के सदस्यों को जगत के साथ जोड़ देता है। वहाँ 90% घरों में रेडियो, 100% घरों में एक तथा 80% घरों में 2 या इससे अधिक संख्या में टेलीविज़न सेट है। थोड़ी थोड़ी दूर पर सिनेमाघर और लगभग प्रत्येक घर में इंटरनेट व्यवस्था है। पुस्तकें, कैसेट और पत्रिकाएं तो रेस्तरां, बस, रेल अथवा सड़क के किसी भी कोने से खरीदी जा सकती। इससे स्पष्ट हो जाता कि आम आदमी हर घड़ी जनसंचार माध्यमों से घिरा है, घर में, सड़क पर, कार्यालय में और मनोरंजन गृहों में, जो उसके मस्तिष्क पर नाना प्रकार के प्रभाव उत्पन्न करते और उसकी स्वतंत्र चिंतन शक्ति को प्रभावित करते हैं। संचार माध्यमों में भले ही वह छपाई का माध्यम प्रेस हो या दूरसंचार के माध्यम रेडियो, फिल्म या टेलीविज़न, विज्ञान ने अभूतपूर्व क्रांति कर डाली है। इस क्रांति का आधार वे यंत्र और उपकरण हैं जिन्हें मोटे तौर पर जनसंचार के यांत्रिक उपकरण कहा जा सकता है और जिनके बिना जन स्तर पर संचार असंभव है। संवाद अथवा अभिव्यक्ति का सर्वप्रथम माध्यम मनुष्य की भावभंगिमा रही है, जिसका महत्व आज भी कम नहीं हुआ है। अथवा यूँ कहा जा सकता है कि टेलीविज़न के इस युग में उसका महत्व सहस्त्रों गुना बढ़ गया है, क्योंकि जन स्तर पर उसके संचार के उपकरण आज विज्ञान ने मनुष्य के हाथों में थमा दिए। जनसंचार के माध्यमों में हम सर्वप्रथम बात करते हैं छापाखाना की। विज्ञान द्वारा जनसंचार के यांत्रिक उपकरणों में क्रांति का इतिहास आज से लगभग 600 वर्ष पुराना है। इस क्रांति का सूत्रपात 14वीं शताब्दी के अंत में कोरिया में उस समय हुआ जब उसने छपाई को सुगम बनाने की दिशा में एक बड़ी पहल की। संसार भर में सबसे पहले वहीं पर धातु के अक्षरों का आविष्कार हुआ, जिन्हें धातु में अलग अलग ढाला जा सकता तथा एक एक अक्षर अंगुलियों में से दबाकर छपाई का सांचा तैयार किया जा सकता था, जिससे अंततः
दाब द्वारा कागज पर छपाई की जा सकती थी। कागज और स्याही का आविष्कार तो अनेक शताब्दियों पहले ही चीन में हो चुका था। हाथ में अलग अलग उठाए जाने वाले तथा सांचे में ढाले गए धातु के अक्षरों का प्रयोग यूरोप में पहले 1454 में जर्मनी के मेंज शहर के जेहान गुटेनबर्ग के छापेखाने में होने के प्रमाण मिलते हैं। वास्तव में जर्मनी में उस दिशा में उसके एक दशक पहले से प्रयास चल रहा था। गुटेनबर्ग ने उस प्रयास में सुधार संशोधन करके उसका व्यावसायिक स्तर पर प्रयोग शुरू किया। वह यूरोप के सांस्कृतिक पुनर्जागरण का ज़माना था, जिसके प्रवर्तक दार्शनिकों में धर्मनिरपेक्ष चिंतन के अग्रदूत फ्लोरेंस के मेडिची और मिलान के एस्फोर्जा परिवार थे। उनके अतिरिक्त कतिपय धर्मगुरु पोप निकोलस पंचम, पायस द्वितीय, जूलियस द्वितीय और लियो दसम ने भी इस दिशा में उत्कृष्ट साहित्य की रचना की, जिसमें धर्मांधता का डटकर विरोध किया गया था। शुरू में छपाई खाने इन दार्शनिकों के ग्रंथ छापने से इनकार करते रहे तथा मुख्यतः बाइबल, सरी के धर्म ग्रंथ और लोकप्रिय कहानी किस्सों की पुस्तकें छापते रहे, किंतु अंततः वे रेनेसां साहित्य छापने लगे, जिसके फलस्वरूप यूरोप, विशेषतः इटली, फ्रांस, स्पेन, जर्मनी और ब्रिटेन में शीघ्र ही सांस्कृतिक पुनर्जागरण का ज्वार आया। पुनर्जागरण जिसे हम रेनेसां काल भी कहते हैं, वो साहित्य इस दौर में छपने लगा। इसके पीछे मेंज के गुटेनबर्ग छापाखाने के विस्तार और प्रचार का बहुत भारी योगदान था। भाप की चालक शक्ति के उपयोग की तकनीकी की खोज के बाद छापाखाना भाप से चलने लगे। उसके दो परिणाम हुए: मनुष्य के शरीर श्रम की बचत तथा बड़े पैमाने पर उत्पादन। उसके बाद तो छापाखाना बिजली से चलने लगा और उसकी उत्पादन क्षमता अपार होती चली गई। यंत्रों में भी सुधार होता गया। अलग अलग अक्षरों की ढलाई के स्थान पर पूरी की पूरी पंक्तियाँ और पृष्ठ के पृष्ठ धातु में ढलने लगे तथा अक्षरों को जोड़ने सजाने के श्रम से छुटकारा मिल गया और छपाई की गति बढ़ गई। 21वीं शताब्दी का आरंभ छपाई के क्षेत्र में एक महान क्रांति का साक्षी है, जिसके पीछे साइबरनेटिक्स का हाथ है, जिसने मानव समाज को कंप्यूटर विज्ञान प्रदान किया, जिसके बल पर पलक झपकते ही पूरी के पूरे समाचार पत्र की फिल्म तैयार की जा सकती है, जिसे ऑफसेट छपाई तकनीक से कागज पर सफाई के साथ उतारा जा सकता है। जनसंचार माध्यमों में जो दूसरी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है वो है छापाखाने के बाद दूरसंचार। औद्योगिक क्रांति के प्रथम चरण में ही टेलीग्राफ द्वारा दूरदर्शन प्रविधि का आविष्कार हुआ। प्रथम बार 1820 में फ्रांसीसी भौतिकविद एम्पियर ने यह खोज की कि तार द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक संदेश भेजने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का उपयोग किया जा सकता है, परंतु एम्पियर संदेश भेजने और प्राप्त करने के लिए यंत्रों का आविष्कार नहीं कर पाया। ये कार्य 3 अन्य वैज्ञानिकों ने लगभग एक ही समय पर संपन्न किया। 1844 में व्यावसायिक उपयोग के लिए पहली बार तार लाइन स्थापित की गई। अमेरिकी वैज्ञानिक सैमुअल मॉर्स ने बाल्टीमोर से वाशिंगटन के बीच ये तार लाइन बिछाई और उसके लिए स्वयं निर्मित उपकरणों का इस्तेमाल किया। फिर तो तार की लाइन बिछाने का कार्य संसार भर में शुरू हो गया और 1866 में अमेरिकी पूंजीपति साइरस फील्ड के निर्देशन में अटलांटिक महासागर पर प्रथम केबल बिछाया गया। औद्योगिक क्रांति के प्रारंभिक काल में ही दूरसंचार के क्षेत्र में एक अन्य बड़ा आविष्कार 2 वैज्ञानिकों अलेक्जेंडर ग्राहम बेल और एलिसा ग्रे ने किया। 15 फरवरी 1876 के दिन पहले बेल टेलीफोन के अपने आविष्कार का पेटेंट कराने के लिए रजिस्ट्रार के कार्यालय में पहुंचा और उसके कुछ घंटे बाद ही एलिसा ग्रे भी वहां पहुंच गया। उसके बाद हेनरिक हर्ट्ज की खोजों के आधार पर गुग्लिएमो मार्कोनी ने बेतार के तार वायरलेस टेलीग्राफी का आविष्कार किया तथा 1899 में उसने इंग्लिश चैनल के और 1901 में अटलांटिक महासागर के आर पार बेतार के तार भेजकर संदेश भेजने और प्राप्त करने के दूर संचार क्षेत्र के समय और दूरी दोनों पर विजय प्राप्त कर ली। मार्कोनी के इस आविष्कार ने रेडियो, बेतार के टेलीफोन और टेलीविज़न के विकास का मार्ग तैयार किया एवं 1907 में डेफारेस्ट की ट्रायोड वैक्यूम ट्यूब ने रेडियो और टेलीविज़न के युग का सूत्रपात किया।
ये दूरसंचार के क्षेत्र में एक महान क्रांति का अभ्युदय था, जिसने संदेशों और समाचारों के श्रव्य तथा एक साथ दृश्य श्रव्य प्रेषण के द्वारा जनसंचार को एक सर्वथा नया माध्यम और आयाम प्रदान किया। इस नए माध्यम ने मनुष्य को व्यक्तिवादी चिंतन और सरोकारों से ऊपर उठाकर समूहगत और सामाजिक चिंतन एवं सरोकारों की दिशा में धकेल दिया। इस नए माध्यम ने समूचे विश्व के रहस्यों और घटनाक्रम का पुलिंदा एक एक व्यक्ति के घर में रखे डिब्बे में परत दर परत खोलना शुरू कर दिया। इसने पढ़ने के स्थान पर देखने और सुनने भर से जानकारी का भंडार मनुष्य मात्र के लिए सुलभ करा दिया। अब जनसंचार केवल सूचना का माध्यम नहीं रह गया, अपितु वह व्यक्ति की व्यक्तिगत रुचियों के अनुसार मनोरंजन और ज्ञानवर्धन का माध्यम भी बन गया। इसने व्यक्ति को पूरी दुनिया के साथ जोड़ दिया तथा मानवीय संवेदना के लिए नई खिड़कियां खोल दी, जिसके फलस्वरूप कच्छ में घटित भूकंप की त्रासदी के क्षणों में दिल्ली से लेकर वाशिंगटन और टोक्यो तक के टेलीविज़न दर्शकों को रुलाया और जेब में हाथ डालने के लिए विवश कर दिया। आंसू पोंछने के लिए रुमाल की तलाश में नहीं, वरन पीड़ितों की सहायता के लिए जेब से कलम निकाल कर चेक भरने के लिए। टेलीविज़न की पूर्वावस्था में ये भूमिका फिल्मों ने निभाई तथा वे आज भी इस दिशा में महत्वपूर्ण कार्य कर रही हैं। वे लोक शिक्षण और जानकारी के प्रसार की अपेक्षा मनोरंजन का अधिक, अथवा यूँ कहें कि मनोरंजन के सूक्ष्म माध्यम से जानकारी प्रदान करने का कार्य भी करती है। जनसंचार के क्षेत्र में आधुनिक चरण होने सोचने वाले यंत्रों का है, जिन्हें कंप्यूटर कहा जाता है। इस क्रांति के प्रथम चरण में मनुष्य जनसंचार के लिए इस माध्यम का उपयोग करता रहा है, परंतु आज हम उस युग की धैर्य पर खड़े हैं जिसमें संदेशों का प्रसारण एक यंत्र दूसरे यंत्रों से करने लगेगा। तो ये थे जनसंचार के माध्यम। खास तौर से हमने बात की छापाखाना और दूरसंचार को लेकर के। इसमें अगर कहीं कुछ समझ नहीं आया तो आप पुनः मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।